हेलो गाइस, वेलकम बैक। कल के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में, जिनको एंटीकोच थेरेपी भी बोलते हैं। आपने वो ड्रग्स दो तरीके से क्लासिफाई की थी, फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकंड लाइन ड्रग्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स को हमने कल डिटेल में पढ़ लिया था, जो आप HRZES से याद रखोगे। आइसोनियाजिड, रिफेम्पसिन, पायराजिनामाइड, इथेम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका थोड़ा बहुत हम मतलब जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। आइसोनियाजिड, जो नियाजिड है वो आपकी बैक्टीरियोसाइडल थी। आपको पता है बैक्टीरिया को किल कर रही थी, और सबसे मेन जो उसका साइड इफेक्ट था वो था पेरिफेरल न्यूराइटिस। ठीक है, न्यूरॉन्स को वो आपके ख़त्म कर रही थी। तो अब ये जो चीज़ है वो कैसे कर रही थी, आपकी बॉडी से विटामिन B6 को एक्सक्रीट आउट करके। ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या किया, आइसोनियाजिड के साथ साथ 10 mg पर डे आपने पायरोडोक्सिन भी दे दी, ताकि ये वाला जो साइड इफेक्ट है वो ना देखने को मिले। नेक्स्ट थी आपकी रिफेम्पसिन, ये भी आपकी बैक्टीरियोसाइडल थी। ठीक है, ये क्या कर रही थी, जो आपका पूछा भी जा सकता, ये वो एक तरह से वो मेन चीज़ें हैं जो आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाएंगी इन ड्रग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपके बॉडी जो फ्लूइड थे उनको क्या कर रही थी, स्टेन कर रही थी, ऑरेंज रेड कलर इनको प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, ऑरेंज रेड कलर आपके जो बॉडी फ्लूइड थे सारे उनको ये प्रोवाइड कर रही थी, जो कि हार्मलेस है। नेक्स्ट है पायराजिनामाइड, ये भी आपकी बैक्टीरियोसाइडल थी, और ये क्या कर रही थी, गाउट कैसे, हाइपर यूरिसीमिया करके। ठीक है, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा के ये क्या कर रही थी, गाउट की कंडीशन को कोज कर रही थी। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये आपकी सबसे पहली ड्रग थी जो टीबी के ट्रीटमेंट के लिए डिस्कवर हुई थी। तो ये आपकी बैक्टीरियोसाइडल है, प्लस ये ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी दोनों चीज़ें कोज करती है। ठीक है, आई के अंदर ये टॉक्सिसिटी कोज करती थी। नेक्स्ट है इथेम्बुटोल, ये आपकी सिर्फ एक बैक्टीरियोसाइडल है, और बाकी सारी ओरल दी जाती थी। सिर्फ आपकी ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो IM रूट से दी जाती थी। ठीक है, इंट्रामस्कुलर, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपसे। और इथेम्बुटोल बैक्टीरियोस्टेटिक है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, ना कि उसको किल करती है। और इसका जो मेन साइड इफेक्ट है वो क्या है, आपका ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, आपकी जो ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज करने का काम ये वाली न्यूरॉन करती थी, और इसीलिए हमें पेशेंट का टाइम टू टाइम आपका पीरियोडिक आई चेकअप था जो वो करवाना था। ठीक है, तो अब आपने दवाइयाँ पढ़ ली, ये फर्स्ट लाइन। ठीक है, सेकंड लाइन जो ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं आपकी, वो भी 2 तरीके से हैं। एक जो आपकी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो पैरामिनो सैलिसाइक्लिक एसिड, और ये सारी कैनामाइसिन, अमिकासिन और ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन अब जो आपकी हॉस्पिटल में जब आप देखोगे तो अमिकासिन जो इंजेक्शन है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ आप देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, एज एन एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा अमिकासिन यूज़ होता है आपका। ठीक है, और न्यू एजेंट हैं जो आपके लिवोफ्लोक्सिन, मोक्सिफ्लोक्सिन, अजिथ्रोमाइसिन, ये तीनों के तीन आपको बहुत ज़्यादा, आप जब भी हॉस्पिटल में ड्यूटी वगैरह करोगे तब आपको ये दवाइयाँ यूज़ में आती हुई देखने को मिलेंगी। ठीक है, न्यू एजेंट्स हैं आपके, और प्लस ये क्या है जो पहले से चली आ रही है इनके लिए सेकेंड लाइन ड्रग्स। अब इनमें जो डिटेल में आपने ड्रग पढ़नी थी वो फर्स्ट लाइन ही थी, इनके आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। ठीक है, और इनके बारे में न्यू जो एजेंट हैं उनके बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि ये ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के। ठीक है, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, यानी वो टीबी जो कई सारी दवाइयों के खिलाफ बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अभी भी जी रहा है, वो मर नहीं रहा है उन दवाइयों के असर से। तो उस टीबी के अंदर आपने न्यू एजेंट्स का यूज़ करना है, क्योंकि ये उस बैक्टीरिया के लिए नई दवाइयाँ होंगी। ठीक है, उसको किल करने के लिए। तो अब हम जो आपकी बुक के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ टीबी के अंदर क्या लिखना है आपने, देखिए जो टीबी का ट्रीटमेंट, जो ये दवाइयाँ हैं ये कैसे कैसे लेनी है, या फिर कितने रेशो में लेनी है, कितनी डोज में लेनी है, एक साथ कितनी लेनी है, वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपके जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है उन्होंने रिकमेंड की हैं। ठीक है, जो WHO है उन्होंने रिकमेंड किया है यूज़ ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है, उन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि आप मल्टी ड्रग थेरेपी को यूज़ करो, यानी एक साथ 3 या 4 दवाइयाँ दो, उससे आपका जो बैक्टीरिया है वो किल होगा। फॉर ऑल केसेस ऑफ टीबी के हर केस के लिए आपने क्या यूज़ करना है, मल्टी ड्रग थेरेपी यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने सिंगल एक बार बस इथेम्बुटोल चलाई 1 महीना, दूसरी बार आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन चलाई, ऐसा नहीं करना है। आपने एक साथ ज़्यादा दवाइयों को देना है, ताकि जो आप टीबी का ट्रीटमेंट है वो जल्दी कर पाओ और उस बैक्टीरिया को किल कर पाओ। ठीक है, क्योंकि वैसे ही इसके ट्रीटमेंट में ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर आप एक एक करके दवाइयाँ दोगे फिर तो वो बिल्कुल किल नहीं होगा, बल्कि उसके खिलाफ रेसिस्टेंट ही हो जाएंगे बैक्टीरियाज। ठीक है, तो अब मल्टी ड्रग जो थेरेपी थी
इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, WHO ने क्यों कहा कि आपको मल्टी ड्रग थेरेपी लेनी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले है टू मेक पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, पेशेंट को सबसे देखिए, क्योंकि टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो बहुत ईजिली कफ से, ड्रॉपलेट से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसको नॉन इन्फेक्शियस ही बनाना है ताकि ये दूसरों में स्प्रेड ना हो। ठीक है, उसको आप कैसे करोगे, बाय किलिंग द डिवाइडिंग बेसिलाई। हम बहुत सारी दवाइयाँ साथ में दे देंगे जिससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी वो जो बेसिलाई है जो बार बार डिवाइड हो रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बन रहे हैं, पहले तो हम उनको किल करें। ठीक है, थोड़ी बहुत उनकी ग्रोथ को रोकें ताकि पेशेंट क्या हो, नॉन इन्फेक्शियस हो सबसे पहले। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट बेसिलाई। अब आपने किस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए मल्टी ड्रग देनी है, ताकि जो बेसिलाई यानी जो बैक्टीरिया है आपका वो ड्रग रेसिस्टेंट ना हो, ड्रग के खिलाफ वो सर्वाइव ना कर पाए। ठीक है, कैसे, अब देखिए, अगर आप सिर्फ एथाम्बुटोल ही देते रहोगे तो एक टाइम आएगा कि बैक्टीरिया समझ जाएगा ये दवाई ये है, और उसके अंदर कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएंगी कि वो इस दवाई से किल होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम 3 या 4 दवाइयाँ देते हैं ताकि बैक्टीरिया अपने को सेफ करने की कोशिश करे, ना कि उसके रेसिस्टेंट होने की कोशिश करे। ठीक है, तो ताकि वो एक पर्टिकुलर दवाई के लिए रेसिस्टेंट ना हो जाए, इसीलिए हमने मल्टी ड्रग देनी है। उसको समझ में ना आए कि मैं किसके से लड़ूं, किसके खिलाफ नई करेक्टरिस्टिक्स बनाऊं। ठीक है, टू रिड्यूस द टोटल ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिव थेरेपी। और अब एक एक दवाई दोगे तो आप इसका ट्रीटमेंट जो टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आप काफ़ी सारी दवाइयाँ साथ में दोगे तो जो टोटल ड्यूरेशन है उसको कम करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी देके ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द रिलैप्स। ठीक है, रिलैप्स को बचाने के लिए, और टू प्रिवेंट द रिलैप्स बाय किलिंग द डोरमेंट बेसिलाई। रिलैप्स क्या होता है, जैसे एक बार आपको टीबी हुई, आपने उसका पूरा 3-4 महीने दवाइयाँ ली, ठीक है, आपने छोड़ दी, फिर बीच में आपको लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, और फिर उसके बाद क्या हो जाए, रिलैप्स यानी टीबी दोबारा उभर जाए। ठीक है, टीबी क्या हो जाए, दोबारा उभर जाए, दोबारा आपका बैक्टीरिया थोड़ी बहुत जो डोरमेंट बेसिलाई होते हैं, यानी जो आपने एक्टिव जो बैक्टीरिया थे उनको तो किल कर दिया, लेकिन जो आपके वहाँ उसमें रिसेसिव स्टेज में बैठे हों या फिर स्पोर फॉर्म में हों बैक्टीरियाज, उनको आप किल ना कर पाए हो, तो वो क्या करेंगे, वो कभी ना कभी तो मैच्योर होंगे और क्या करेंगे, दोबारा से आपको टीबी के सिम्टम शो करने मतलब लग जाएंगे। तो आप मल्टी ड्रग थेरेपी दे के हर एक बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करते हो, जो इमेच्योर है उसको भी और जो मैच्योर है उसको भी। ठीक है, तो ये आपके इफेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव्स थे जो किसके लिए, मल्टी ड्रग थेरेपी, जो आपके WHO ने रिकमेंड की थी। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट है आपकी बुक में वो है चॉइस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट रेजिमेन बाय ईच कंट्री एज रिकमेंडेड बाय WHO ने, देखो अब आपको हर कंट्री के अंदर टीबी की बीमारी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो WHO ने कहा, WHO ने जो भी गाइडलाइंस दी है मल्टी ड्रग थेरेपी का यूज़ करो, तो उसका जो अलग अलग रेजिमेन, मतलब लोग आइसोनियाजिड, इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक कंट्री में तो ये 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, फिर दूसरी कंट्री में वो जैसे देखिए एक कंट्री में इन तीनों को मिला के दे रहे हैं मल्टी ड्रग थेरेपी के रूप में, एक कंट्री में आपका इन तीनों को मिला के दे रहे हैं। तो ये उनकी खुद की चॉइस है, वहाँ के केसेस की चॉइस है, जैसे उनके केसेस होंगे उस तरीके से जैसा भी उनको मल्टी ड्रग का रेजिमेन बनाना है वो बना सकते हैं। ठीक है, और वो किस बेस पे बनाते हैं, WHO ने ये कुछ बेसिस दिए हैं कि इन बेस पे आप वो रेजिमेन बनाओगे। फर्स्ट है एफिकेसी, इफेक्टिवनेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, क्योंकि अब ये दवाइयाँ भी आपकी बहुत महंगी होती हैं, तो आपने सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, कितना फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से आप अपनी कंट्री के अंदर इस रेजिमेन को क्या करोगे, अप्लाई करोगे, और दवाइयाँ कितनी इफेक्टिव हैं, ठीक है, कितना असर कर रही हैं और कितने टाइम में असर कर रही हैं, एफिकेसी, ठीक है, कितने टाइम में असर कर रही हैं, कितना असर कर रही हैं और कितना उनका आपका खर्चा आ रहा है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप एज अ कंट्री क्या करोगे, ट्रीटमेंट सेट करोगे। ठीक है, ये WHO ने उनको कहा है, हर कंट्री के लिए ये गाइडलाइंस दिए उन्होंने। नेक्स्ट है आपका कि अब ट्रीटमेंट के लिए और WHO ने क्या आपकी कम्युनिटी के अंदर शुरू किया है। उन्होंने देखिए पहले आपकी कम्युनिटी में एक प्रोग्राम था
नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, NTCP नाम करके प्रोग्राम आया था, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। हमारे इंडिया के अंदर ये चलाया गया था कि टीबी को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन 1997 के अंदर इस प्रोग्राम को रिवाइज कर दिया गया, ठीक है, रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बना दिया गया। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर उन्होंने एक चीज़ को यूज़ किया, वो था डोट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स करना है आपने टीबी का ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन वो डायरेक्टली ऑब्जर्व होना चाहिए, ठीक है। डोट्स नाम की एक थेरेपी शुरू करी इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। टीबी को कंट्रोल करने के लिए आपकी कम्युनिटी में ये प्रोग्राम चलाया गया 1997 के अंदर, जिसका की एलिमेंट क्या था, डोट्स। इसके अंदर क्या होता है, डोट्स के अंदर देखिए, जो भी आप दवाइयाँ सेट करोगे टीबी को ट्रीट करने के लिए, वो आपने 3 टाइम्स ए वीक लेनी है, ठीक है। और वो भी किसकी प्रेजेंस में लेनी है, पेशेंट जो भी होगा टीबी का, वो आपके पास, आपका अगर PHC है, सब सेंटर है, या जहाँ पे भी ये दवाइयाँ अवेलेबल हो रही हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को वहाँ पे हेल्थ सेंटर में आना है, और जो सुपरवाइज़र होगा, हेल्थ वर्कर होगा, वो खुद उसको दवाइयाँ निकाल के देगा, ठीक है। ये जो दवाइयाँ हैं टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, ये पेशेंट ने लेनी है हेल्थ वर्कर की प्रेजेंस में। क्यों लेनी है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि दवाई ली भी गई है कि नहीं। अब आप देखो, हमारा जो सरकार है वो क्या कर रही है, हर किसी के लिए ये टीबी की दवाइयाँ मतलब पहुंचा रही है, लेकिन पेशेंट क्या करते हैं कि कुछ हैं जो लेते हैं घर जाके, कुछ है जो नहीं लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया उन्होंने, ताकि अच्छे से टीबी का ट्रीटमेंट हो जाए, तो क्या किया है कि पेशेंट को हेल्थ सेंटर के अंदर आना पड़ेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ हेल्थ वर्कर उसको जितनी भी टैबलेट एक दिन की होंगी वो लेनी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि ये कंफर्म हो जाए उसने दवाइयाँ ली हैं, तभी उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाएगा। अब घर पे तो वो अपनी लापरवाही बरत सकता है, उसका मन करेगा तो वो लेगा, नहीं करेगा तो नहीं लेगा, उसको थोड़ा आराम लगेगा तो वो नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, बीच में इलाज को नहीं छोड़ना है। इसीलिए ये आपका चलाया गया था, रिवाइज जो नेशनल प्रोग्राम होके आया था, उसके अंदर ये डोट्स का प्रोग्राम उन्होंने साथ में ऐड किया था। ये जो डोट्स है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे, जब आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की या आपकी कभी भी प्रैक्टिकल होती है, तो उसमें डोट्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझसे भी पूछा गया था जब मेरी 4th ईयर की कम्युनिटी हेल्थ नर्स की प्रैक्टिकल चल रही थी, तब मेरे से डोट्स की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए, प्लस कम्पिटिटिव एग्जाम में डोट्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। इसके अंदर ये पूछा जाएगा कि इसके अंदर क्या स्पेशल बात थी, इसके अंदर क्या स्पेशल बात थी कि जो दवाइयाँ हैं वो वीक में 3 बार ही लेनी है, और इन द प्रेजेंस ऑफ हेल्थ वर्कर ही लेनी है, ठीक है। घर जाके किसी को दवाइयाँ नहीं दे रहे, आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, आप टीबी के पेशेंट हो, और आपको इन द प्रेजेंस ऑफ उसके लेना पड़ेगा। अब इस डोट्स के अंदर कैसे ट्रीटमेंट चला था, ठीक है, कितनी ड्रग्स थी जो देनी थी, वो है आपकी। देखिए, जो ट्रीटमेंट है टीबी का, वो आपका 2 फेजेस में बनाया गया, ठीक है। ये फेजेस भी जरूरी हैं आपकी, आपसे पूछा जाएगा कि टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो कितनी फेजेस में दिया जाता है। टोटल जो टाइम पीरियड है आपका टीबी के ट्रीटमेंट का, वो 6 महीने से लेकर 9 महीने तक का होता है, ठीक है। 6 महीने भी लग सकते हैं और 9 महीने तक भी लग सकते हैं पेशेंट को ठीक होने में। तो 2 फेजेस में उसको चला गया है। फर्स्ट फेज है इंटेंसिव फेज, ठीक है। सेकेंड फेज है कॉन्टिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज है वो 2 से 3 महीने की होती है, कॉन्टिन्यूएशन फेज वो 4 से लेके आपकी 6 मंथ तक भी हो सकती है, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं इंटेंसिव फेज, इसके अंदर क्या होता है या फिर कितनी दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है। देखिए, इंटेंसिव फेज के अंदर द पेशेंट रिसीव इंटेंसिव ट्रीटमेंट विद 4 ट्यूबरकुलोसाइडल ड्रग। इसके अंदर क्या किया जाता है, इंटेंसिव फेज के अंदर 4 दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं, या तो डेली या फिर थ्राइस ए वीक, 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए आपने क्या करना है, डेली 4-4 गोलियां देनी हैं। इंटेंसिव फेज वो है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस फेज का, टू रेंडर द पेशेंट नॉन कंटाजियस, पेशेंट को नॉन इन्फेक्शियस बनाना। इसीलिए आप इतनी ज़्यादा दवाइयाँ इकट्ठी दे रहे हो। देखिए, ये जो रेजिमेंट दिया हुआ है दवाइयों का, ये क्या है, कॉम्बी पैक ऑफ एंटी टीबी ड्रग बोला है, ये आपका इंटेंसिव फेज के अंदर फॉलो करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको मतलब दवाइयों का पूरा पत्ता मिलता है। देखिए, एच का मतलब क्या था आपका, आइसोनियाजिड था। आइसोनियाजिड देनी है 300 mg। ये जो नीचे है ये डोज लिखी हुई है। इसके अंदर क्या है, आइसोनियाजिड 300 mg देनी है आपने। आर से रिफेम्पसिन 450 mg देनी है। जेड से पैराजिनामाइड 750, जेड से पैराजिनामाइड 750, यानी टोटल 1500 डोज देनी है आपने किसकी, पैराजिनामाइड की। ई से इथेम्बुटोल। 4 ड्रग होगी आपकी।
1 2 ये एक ही ड्रग है जिसकी 2 डोज दे रखी हैं तुम्हें, तो 1 2 3 4 ड्रग देनी है आपने, ठीक है। और B6 पैराडॉक्सिन, वो क्यों देना है? ताकि आइसोनियाजिड के साथ देना है वो, ताकि क्या ना हो, पेरिफेरल न्यूराइटिस की प्रॉब्लम ना देखने को मिले। तो ये एक आपको वो दिखाया गया है कि ऐसे टैबलेट्स आती हैं एक पत्ते के अंदर, ठीक है, एक बार की, ठीक है, डेली की ऐसे होंगी आपकी, या फिर थ्राइस वीकली बोल रखा है ना, 3 टाइम्स ए वीक, तो आपको हफ्ते में 3 दिन ऐसे ऐसे दवाइयाँ लेनी हैं। और ये जो आपका कोर्स है ये कितने महीने तक चलेगा? 2 महीने तक चलेगा, और इसको आप क्या बोलते हो? इंटेंसिव फेज बोलते हो। और ये इतनी सारी दवाई एक साथ देने का मतलब क्या है? ताकि पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल हो सके, उसकी जो बीमारी है वो उससे दूसरे के अंदर ना फैले, इसलिए इतनी सारी ड्रग एक साथ दी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूएशन फेज, ठीक है। कॉन्टिन्यूएशन फेज के अंदर क्या होता है आपका? देखिए, इसके अंदर आपकी सिर्फ 2 दवाइयाँ दी जाती हैं 4 से 6 महीने के लिए। इंटेंसिव जैसा उसका नाम है वैसे ही, यानी जैसे आपका ICU है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, जहाँ पे मतलब बहुत फोकस्ड केयर होती है, वैसे ही है इंटेंसिव, यानी 4 दवाइयाँ एक साथ दी जाएंगी। कॉन्टिन्यूएशन फेज के अंदर देखिए, डेली आपने दवाइयाँ देनी है, ये 4 महीने के लिए देनी है, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। और जो आपका इंटेंसिव फेज में 2 महीने के लिए देनी थी आपने। इसके अंदर क्या कौन कौन सी दवाइयाँ देनी है? आइसोनियाजिड देनी है। आइसोनियाजिड जब आप दोगे तो उसके साथ आप विटामिन B6 भी दोगे, पैराडॉक्सिन 10 mg डेली, ठीक है। आइसोनियाजिड आपने देनी है 300 mg डेली। उसके बाद है रिफेम्पसिन आपने ऐड करनी है आइसोनियाजिड के साथ। रिफेम्पसिन देनी है आपने 450 mg, ठीक है। जब पेशेंट ये दवाई लेगा तो उसका जो यूरिन है वो ऑरेंज रेड आ सकता है, तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बताना कि ये नॉर्मल थिंग है, इस दवाई के लेने से ऐसा होता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था ट्रीटमेंट आपका कॉन्टिन्यूएशन फेज़ का, और इंटेंसिव फेज़ का ट्रीटमेंट ये है आपका जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आप ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आपसे पेपर में डोट्स करके दे देंगे वो, ठीक है। अगर आपको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं दी पेपर में आपको फार्मा के, तो उसकी बजाय अगर उन्होंने डोट्स दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए डोट्स किस प्रोग्राम के अंडर दिया जाता है? RNTCP के अंडर दिया जाता है। और क्या उसके अंदर 2 फेजेस होती हैं, इंटेंसिव फेज और आपकी कॉन्टिन्यूएशन फेज। और इंटेंसिव फेज में कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं और कॉन्टिन्यूएशन फेज क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आपने देखा कि इंटेंसिव फेज तो उसका तो ये मकसद था कि पेशेंट को नॉन कम्युनिकेबल बनाया जाए। कॉन्टिन्यूएशन फेज का क्या मतलब है? दिस फेज हेल्प टू एलिमिनेट द परसिस्टर और प्रिवेंट द रिलैप्स। ये फेज आपने इसलिए देखिए, इंटेंसिव फेज से 2 महीने के अंदर ही पेशेंट ठीक हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। उसका जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे और वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाएगा। लेकिन आपने आगे ये दवाइयाँ 4 महीने तक और क्यों चलानी है? ताकि जो भी बचे कुचे हैं, एलिमिनेट द परसिस्टर, जो भी बचे कुचे हैं बैक्टीरिया अभी भी लंग्स के अंदर, उनको भी आप क्या कर दो? किल कर दो। और प्रिवेंट द रिलैप्स, दोबारा ये बीमारी आपको ना हो, उससे बचाने के लिए आपको ये 4 महीने का कोर्स और करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से निभाना है पूरा। TB का जो भी पेशेंट हो, 6 के 6 महीने उसने प्रॉपर दवाइयाँ लेनी है। एक बात का और ध्यान रखना है, जो भी आप डेली डोज लो या थ्राइस ए वीक डोज लो, वो उसका जो टाइम पीरियड है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप कोई टैबलेट मॉर्निंग में शुरू कर रहे हो तो अगले दिन भी वो आपने मॉर्निंग के, जैसे आपने 9 AM ली है, आज की डोज आपने 9 AM ली है, तो कल की डोज भी आपने 9 AM ही लेनी है। ऐसा नहीं है आज आप सुबह ले रहे हो कल आप शाम को ले रहे हो, ठीक है। ये कोई मतलब, इससे आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा और दवाइयों का इतना ज़्यादा असर नहीं होगा, ठीक है। आपने सेम टाइम रखना है और खाने से आधे घंटे पहले ये दवाइयाँ लेनी है, ठीक है। खाना खाने से आधे घंटे पहले आपने ये दवाइयाँ लेनी है और सेम टाइम पे लेनी है। इस बात का भी आपको एज ए नर्स पता होना चाहिए और पेशेंट को आप बताएंगी इस बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ अब बचती है, ये था आपका डोट्स के बारे में आपने क्या क्या लिखना है आप समझ गए होंगे। डोट्स की फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। इसके अंदर क्या फॉलो किया जाता है? 3 टाइम वीक फॉलो किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपका ये इंटेंसिव फेज के अंदर आपका पेशेंट आएगा आपके पास, आपने खुद उसको ये टैबलेट्स देनी है, डेली डोज जितनी भी उसकी, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके अंदर ये फेजेस के बारे में लिखना है कि 2 फेजेस होती हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ इनमें दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ बचती है आपकी वो है ये जो आपके यहाँ दी हुई है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट TB, ठीक है। और एक आपकी दी गई है
एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट, ये क्या होती हैं देखिए, इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपकी, अभी ये आपको दो तरीके की टीबी दिखाई गई है, एक है एमडीआर टीबी, एक है एक्सडीआर टीबी। एमडीआर टीबी क्या होती है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, और एक्सडीआर टीबी क्या होती है आपकी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट। ठीक है, एक्सटेंसिव मतलब समझ रहे हो, एक्सटेंसिव यानी बहुत ज़्यादा ड्रग से क्या हो गई है, ये रेसिस्टेंट हो गया बैक्टीरिया आपका बहुत ज़्यादा ड्रग से। और इसके अंदर क्या है आपका, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट के अंदर पर रेसिस्टेंट टू बोथ आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पसिन। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मल्टी ड्रग, जैसे आपका जो बैक्टीरिया है वो रेसिस्टेंट हो गया बोथ आइसोनियाजिड और रिफेम्पसिन, ये दोनों दवाइयाँ आपने दी पेशेंट को, और उस पेशेंट को इन दोनों दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया इनके खिलाफ सर्वाइव करना सीख गया है। इन दोनों के साथ कोई और ड्रग भी ऐड हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है, जिसके खिलाफ वो रेसिस्टेंट हो गया हो। तो मेनली आपने इन्हीं दोनों का याद रखना है। इसका जो ट्रीटमेंट है, अब ऐसी टीबी का आप क्या करोगे, एमडीआर टीबी का, अब इसके ट्रीटमेंट के लिए आपने 4 से 6 ड्रग पेशेंट को देनी पड़ेंगी एक साथ। ठीक है, और उसके अंदर 4 से 6 के अंदर आपने 2 से 3 जो ड्रग्स हैं वो ऐड करनी पड़ेंगी। कौन सी, जो पेशेंट ने पहले कभी रिसीव नहीं की हैं टीबी की, जो ये आपकी HRZ-DS है ना, इनमें से कुछ 2 या 3 ड्रग आपने ऐसी भी ऐड करनी है ट्रीटमेंट में जो पेशेंट ने पहले नहीं ली है। ठीक है, और आपने डेली टैबलेट देनी है, इसके अंदर कोई 3 टाइम ए वीक नहीं चलेगा, डेली देनी पड़ेगी। और पेशेंट को ऑब्जर्व करना है डायरेक्टली, यानी खुद अपने हाथ से देनी है एज ए हेल्थ वर्कर। और जो टाइम पीरियड रहेगा पेशेंट का ठीक होने का, या दवाइयाँ जब तक चलेंगी ऐसी टीबी के अंदर, 18 से 24 महीने। ठीक है, 1 से मतलब 2 साल तक आपका ट्रीटमेंट चल सकता है टीबी का। कौन सी टीबी का, एमडीआर टीबी का। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट आइसोनियाजिड और रिफेम्पसिन के खिलाफ क्या हो जाता है आपका, रेसिस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो टीबी है वो है आपकी एक्सडीआर टीबी। इसके अंदर क्या होता है देखिए, पेशेंट है या पेशेंट के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो रेसिस्टेंट हो जाता है आइसोनियाजिड के भी, रिफेम्पसिन के भी। फ्लूरोक्यूनिलोन और कैप्रियोमाइसिन या कैनामाइसिन, 4 या 5 ऐसी ड्रग होंगी जिनके खिलाफ क्या हो जाएगा, टीबी का बैक्टीरिया रेसिस्टेंट हो जाएगा। तो उस टीबी को आप क्या बोलोगे, एक्सडीआर टीबी या फिर एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर कोई पेशेंट है आपके पास टीबी का प्लस उसको HIV भी है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, ये भी आपकी बुक में दिया गया है। ये क्या है देखिए, जो भी ट्रीटमेंट आप टीबी वाले पेशेंट को दे रहे हो वही आपने टैबलेट्स किसको देनी है, उस पेशेंट को भी जिसको साथ में HIV भी है। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है, रिफेम्पसिन की जगह आपने रिफाबुटिन नाम की टैबलेट देनी है। ठीक है, रिफेम्पसिन की जगह आपने जो चेंज करना है वो क्या है, रिफाबुटिन देनी है। ठीक है, क्योंकि जो HIV का बैक्टीरिया होता है आपका, वो वायरस होता है आपका, ठीक है, उसको मारने में, अब देखिए आपको HIV है साथ में टीबी के साथ, तो आपकी एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी भी चलेगी और आपकी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी चलेगी। ठीक है, HIV का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, टीबी का भी। अब इन दोनों की दवाइयाँ ऐसी हो सकती हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर दें। ठीक है, तो रिफेम्पसिन ऐसी ही दवाई है जो वायरस को किल कर रहा होगा, कोई दवाई उसके इफेक्ट को कम कर देगी ये, तो इसीलिए रिफेम्पसिन की जगह हम रिफाबुटिन दे रहे हैं, क्योंकि ये इन दवाइयों में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है टीबी इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर अगर किसी को टीबी है, मतलब एक लेडी है जो टीबी है उसको और वो प्रेग्नेंट भी है, ठीक है, तो उसके बच्चे में टीबी ना फैले, उसका आपने पूरी तरीके से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपसे मेन पूछा गया है कि कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप प्रेगनेंसी के अंदर दे सकते हो या सेफ़ रहती हैं। तो आइसोनियाजिड है आपको, प्लस इसके क्या करना पड़ेगा, वो पैराडॉक्सिन, विटामिन B6 तो देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर भी पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिल सकता है अगर होगा तो। अगर आप आइसोनियाजिड अकेली दे रहे हो तो रिफेम्पसिन देना पड़ेगा आपको, इथेम्बुटोल और पायराजिनामाइड, ये 4 ड्रग हैं जो आपकी सेफ़ रहती हैं। बस आपने इनके साइड इफ़ेक्ट को पहचानते रहना है। ठीक है, कभी भी इनकी ओवरडोज नहीं होने देनी है पेशेंट के अंदर। तो ये था आपका टीबी वाला चैप्टर। एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स थी वो हमने सारी पढ़ ली हैं, जो भी इस चैप्टर के अंदर था आपका इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर से आपके 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो पेपर में काफ़ी बार आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, साथ के साथ अब आप जो भी चैप्टर करोगे उसके मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगी, और यही उनके आंसर हैं जो हम पढ़ लिए हैं अब इन टॉपिक के अंदर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स।
ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था और बहुत इजी है ये बाकी क्लासिफिकेशन से। ठीक है, एंटी टीबी की जो ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन। सेकंड जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका डोट्स पे। आपको सीधा कुछ नहीं पूछेंगे, सीधा डोट्स लिखा हुआ मिलेगा, इसको एक्सप्लेन करना आपने। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि आज आपने ये पढ़ लिया है। तो इस चैप्टर में से यही 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपके ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से पूरे हो गए हैं और आप इनको अच्छे से करके आओगे अगर आपको देखने को मिलते हैं तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं टीबी की ड्रग्स आने के पेपर के अंदर। थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये ड्रग समझ आई है सारी।